Hi everyone, I hope all of you are doing well. In the lecture series of chemistry of compounds containing nitrogen atoms, we have completed about aliphatic amines. ठीक है, अमीन्स की दो क्लासेस हमारे पास थी, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक. एलिफेटिक वाला हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम एरोमेटिक अमीन्स को स्टडी करेंगे. ठीक है, सो एरोमेटिक अमीन्स में भी हमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ इसी ट्रेंड में इस लेक्चर को प्रोसीड करना है. सो अगर इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो जैसे आपको प्राइमरी अमीन में क्या बताया गया था, दैट लाइक RNH2 आपके पास कोई एक प्राइमरी अमीन है. ठीक है, अब अगर इस R, ये जो आपके पास चेन है, अगर ये R एलिफेटिक चेन है कोई भी, ठीक है, तब आपके पास वो एलिफेटिक अमीन्स की कैटेगरी को बिलोंग करता है. बट अगर ये R आपके पास कोई एरोमेटिक ग्रुप है, ठीक है, फिर ये एरोमेटिक अमीन्स को बिलोंग करेगा. और अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे आपके पास है यहाँ पे एनिलीन. इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? एनिलीन. जब भी आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 पार्ट रहता है उसे हम एनिलीन कहते हैं. बट अगर क्लासिफिकेशन की बात करें हम इन एरोमेटिक अमीन्स की, जिन पे एरोमेटिक ग्रुप रहता है, बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, तो अगर इसके क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो सेम एलिफेटिक अमीन्स के जैसे हमारे पास एरोमेटिक अमीन्स भी 3 कैटेगरीज़ में फर्दर डिवाइड की गई है. बेसिकली 3 कैटेगरीज़ है. तो वो 3 कैटेगरीज़ हमारे पास कौन कौन सी है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. और कैसे डिसाइड होगा? सिंपल, इस नाइट्रोजन की कितने R ग्रुप के साथ, कितने एरोमेटिक रिंग्स के साथ बॉन्डिंग है, उसी पे ये डिपेंड करता है. अगर आपके पास यहाँ पे इसके साथ ये एक एराइल ग्रुप है, बाकी दोनों हाइड्रोजन है, तो ये एक R ग्रुप आ गया तो प्राइमरी. सपोज़ यहाँ पे भी आपके पास एक और R ग्रुप होता, फिर सेकेंडरी. अगर तीसरी तरफ भी कोई R ग्रुप होता, फिर ये आपके पास टर्शरी टाइप का माना जाता. सो इस तरीके से हमारे पास ये तीनों कैटेगरीज रहती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एरोमेटिक अमीन्स की. और अगर हम बात करें तो जैसे ये आपके पास एनिलीन तो हमें क्लियर है. अगर इसमें मैं सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन दे दूँ, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन कैसे? जैसे इसकी पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो अगर इसका नाम लिखना होगा तो आप, वैसे तो ये सारी चीज़ें आप नॉमेनक्लेचर में कर चुके हो, बट स्टिल यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि हम कैसे यहाँ पे नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं. सो इतना पार्ट आपके पास क्या है? एनिलीन. और एनिलीन की बिल्कुल इस NH2 की पैरा पोजिशन पे मिथाइल प्रेजेंट है, तो आप इसे पैरामिथाइल भी लिख सकते हो, या फिर पैरा ना लिखना हो तो ये आपके पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल भी लिख सकते हो. ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट की बात होगी. बाकी आपके पास क्या है? एनिलीन, पैरामिथाइल एनिलीन या फिर 4 मिथाइल एनिलीन. ये हो जाएगा इसका यहाँ पे नॉमेनक्लेचर. ठीक है, अब इसी तरह से एक और मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल रख रही हूँ. अच्छा, ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? ये इस वक्त बिलोंग कर रहा है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन की कैटेगरी को. प्राइमरी किस बेसिस पे देखना है? जस्ट नाइट्रोजन की R ग्रुप के साथ, कितने R ग्रुप के साथ बॉन्डिंग है, यही चेक करना है. अब अगर मैं नेक्स्ट की यहाँ पे बात करूँ तो नेक्स्ट मेरे पास जैसे सपोज ये मॉलिक्यूल है NH&CH3, तो अब ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? देखो, इस नाइट्रोजन के पास एक R ग्रुप ये है और दूसरा ये मिथाइल आपके पास R ग्रुप है. 2 R ग्रुप आ गए, तो ये किस टाइप का हमारे पास यहाँ पे अमीन हुआ? सेकेंडरी अमीन. और एरोमेटिक क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसके साथ ये एरोमेटिक रिंग है, या फिर अपोजिट कह सकते हैं कि एरोमेटिक रिंग के ऊपर हमारे पास ये NH पार्ट है. अब इसके नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास है यहाँ एराइल पार्ट बेंजीन. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं इतने पार्ट को, तो अगेन ये है तो एनिलीन ही ना, एनिलीन का फर्दर डेरिवेटिव बनाया गया है. तो ये मिथाइल अब ना ऑर्थो पे है, ना पैरा पे है, मेटा पे है, कहीं भी नहीं है. ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा कहीं नहीं है. कहाँ है? नाइट्रोजन के ऊपर. तो इसके लिए हम लिखेंगे N मिथाइल. N मिथाइल का मतलब है कि नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल है. ठीक है, N मिथाइल हो गया, ये बता दिया हमने किस पोजिशन पे है. बाकी हमारे पास क्या है? एनिलीन. तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर रहता है N मिथाइल एनिलीन. सपोज N के ऊपर 2 मिथाइल होते, है ना. जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल अगर यहाँ पे ले लूँ, मेरे पास अब टर्शरी अमीन है, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, तो अब मैं इसके लिए डबल लिखूंगी NN डाई मिथाइल. ऐसा हमने पहले भी किया था, है ना. ऐसे होता है, क्योंकि अगर एक सिंगल N लिखा मतलब एक
नाइट्रोजन पे ही है। 2N लिखने का मतलब क्या है कि 2 ग्रुप्स है और डाइमिथाइल जो भी ग्रुप प्रेजेंट है, और ये इतना डेरिवेटिव आपका किस चीज़ का बन रहा है, एनिलीन का। तो जिससे भी डिराइव होकर ये फर्दर मॉलिक्यूल बन रहा है उसको हम लास्ट में लिख रहे हैं। सो ये है NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो इसमें आपके पास ये किस टाइप की अमीन होगी, प्राइमरी, ये हमने कैसी मानी, सेकेंडरी, और ये हमारे पास कैसी होगी, टर्शरी। तो हमें हर टाइप के अमीन के नॉमेनक्लेचर के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये जो आपके पास N मिथाइल एनिलीन है, इसका एक और अलग से नाम भी है यहाँ पे, सॉरी N मिथाइल एनिलीन का नहीं, जो आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है 4 मिथाइल एनिलीन, ठीक है, इसका नाम है पैराटोल्यूडीन। एक अलग नाम के थ्रू भी कई बार आ सकता है। तो अगर आपको उसने लिखा है यहाँ पे पैरामिथाइल एनिलीन तब भी यही मतलब है, अगर लिखा है 4 मिथाइल एनिलीन तब भी यही मतलब है, अगर पैराटोल्यूडीन लिखा है तब भी यही मतलब है। इसी स्ट्रक्चर के ये सारे नाम हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी जस्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट की कि एरोमेटिक अमीन्स किस किस टाइप की है, क्या उनका नॉमेनक्लेचर है। अब डायरेक्टली हम आएंगे इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे। पहले हम इनके मेथड्स देखेंगे कि कैसे कैसे ये प्रिपेयर किया जा सकता है, एंड आफ्टर दैट we will discuss about its properties, okay। so methods of preparation में जो सबसे पहला और important method हमारे पास रहता है वो है reduction of nitro compounds। अगर हम नाइट्रो कंपाउंड्स लेते हैं, ठीक है, ये तो ज़रूरी है कि एरोमेटिक रिंग के साथ ही होना चाहिए वो नाइट्रो कंपाउंड, तभी हम एरोमेटिक अमीन्स बना सकते हैं। तो उसके लिए रिड्यूसिंग रिएजेंट्स या तो हम हाइड्रोजन यूज़ कर लें इन निकल, या आपके पास प्लेटिनम या पैलेडियम कोई भी एक मेटल लेके, या आपके पास आयरन या टिन इन HCl, ये अगर यूज़ किया जाता है रिएजेंट कंडीशन तो ये भी हमारे पास रिडक्शन के लिए है, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो एक कॉमन रिड्यूसिंग रिएजेंट है हमारे पास, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इनमें से किसी भी एक कंडीशन को अगर हम यूज़ करते हैं तो नाइट्रो कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक अमीन्स में यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं या सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये एग्जांपल दिया गया है, तो इसमें नाइट्रो पार्ट जो होगा ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, NH2 में। अगर आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट दिया है तो वो एज इट इज़ वैसे ही रह जाएगा, सिर्फ नाइट्रो पे रिएक्शन होगी और वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और हमारे पास मेथड होता है, वो है वेपर फेज रिडक्शन। अब वेपर फेज रिडक्शन में हमारे पास सिलेक्टिव रिड्यूसिंग रिएजेंट्स है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास। या तो हम कॉपर ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं विद सिलिका SiO2, ठीक है, या फिर हमारे पास वेनेडियम प्लेटिनम कैटलिस्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो वेपर फेज में रिडक्शन पॉसिबल है। और इसमें भी सेम हमारे पास क्या होगा कि ये जो NO2 पार्ट है इट विल रिड्यूस इनटू NH2, इट विल रिड्यूस इनटू NH2। तो ये भी हमारे पास एरोमेटिक अमीन बन गई, ये भी हमारे पास एरोमेटिक अमीन बन गई, और दोनों में ही हम क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन। इसके अलावा रिडक्शन के लिए हमारे पास एक और मेथड भी आता है विच इज़ सिलेक्टिव रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन में ही जैसे अभी ये 2 पार्ट आपने देखे हैं, इसी में एक और हमारे पास तरीका रिडक्शन का है विच इज़ सिलेक्टिव। अब ये सिलेक्टिव वर्ड हम यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपके पास हर वक्त जो सबस्ट्रेट दिया है उसमें एक ही नाइट्रो ग्रुप होगा, एक से ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप भी हो सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं इस सिस्टम में आपके पास एक NO2 ग्रुप है, फिर उसके मेटा पोजीशन पे भी एक और हमारे पास NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर रिएजेंट यूज़ करते हैं NH4 ट्वाइस विद सल्फर, ठीक है, तो इस रिएजेंट की हेल्प से हमें सिलेक्टिव रिडक्शन देखने को मिलती है, यानी दोनों में से एक टाइम पे एक ही NO2 क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो दोनों में से कोई एक NO2 NH2 में रिड्यूस हो जाएगा और दूसरा रहेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव रिडक्शन। कि अगर आपको लगे कि एक ही बारी में जितने भी NO2 है सारे के सारे रिड्यूस हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, हमारे पास एक टाइम पे इन कंडीशंस में एक ही NO2 रिड्यूस होता है और हमें यहाँ पे एरोमेटिक अमीन मिल जाती है, ठीक है। सो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में अभी फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया, दैट इज़ रिडक्शन। चाहे आप सिलेक्टिव रिडक्शन करा लो या बाकी 2 मेथड्स जो अभी हमने देखे हैं यहाँ पे। इसके अलावा भी हमारे पास मेथड्स हैं। सो नेक्स्ट मेथड हमारे पास है प्रिपरेशन का, एमोनोलिसिस ऑफ एराइल क्लोराइड्स।
या फिनोल से, या होफमैन डिग्रेडेशन से, या एजो कंपाउंड की रिडक्शन से। तो इन सारी ही रिएक्शंस को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एरोमेटिक अमीन्स सिंथेसाइज कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट, दैट इज़ अमोनोलिसिस ऑफ एराइल क्लोराइड। तो जैसे एल्काइल हैलाइड होता है ना, RX, वैसे ही आपके पास यहाँ पे R में एरोमेटिक रिंग है, एराइल क्लोराइड दिया है। अगर इसकी अमोनोलिसिस करवा रहे हैं, अमोनिया की एडिशन करवा रहे हैं, ठीक है, कॉपर क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है NH2 पार्ट, तो हमें एनिलीन मिल जाता है, एरोमेटिक अमीन मिल गई। अगर हम बात करें फिनोल से, तो फिनोल के साथ भी हम अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं विद ZnCl2, या आप कह सकते हो कैटलिस्ट या लुइस एसिड की प्रेजेंस में विद स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो इसमें भी OH रिप्लेस हो जाएगा और NH2 पार्ट उसकी जगह आ जाएगा विद द रिमूवल ऑफ वाटर। अगर हम बात करें होफमैन्स डिग्रेडेशन की, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और मैंने बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, चाहे आपको एलिफेटिक अमीन्स बनानी है, चाहे आपको एरोमेटिक अमीन्स बनानी है। इसके लिए आप क्या लेते हो, यहाँ पे एमाइड लेते हो, ठीक है। अगर एलिफेटिक बनानी है तो R ग्रुप आपका एलिफेटिक होगा, अगर एरोमेटिक बनानी है तो R ग्रुप एरोमेटिक होगा। अब इस एमाइड को ब्रोमीन और NaOH या फिर KOH के सॉल्यूशन के साथ हम ट्रीट करवाते हैं, जिसमें से ये अमाइड पार्ट रिमूव होके डिग्रेड होके यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाता है, अमीन वाला पार्ट रह जाता है। तो इस तरीके से भी हमें एरोमेटिक अमीन्स यहाँ पे मिल जाती है होफमैन डिग्रेडेशन में। देन एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और वो है रिडक्शन ऑफ एजो कंपाउंड। एजो वर्ड या एजा वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब 2 नाइट्रोजन एक साथ होते हैं। एजाइड हम तब कहते हैं जब 3 नाइट्रोजन एक साथ होते हैं। तो यहाँ पे एजो वर्ड हमें यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी एजो कंपाउंड, अब हमें पता है कि हमें एरोमेटिक रिंग चाहिए, तो एजो के साथ हम जो R ग्रुप है वो कौन सा रखेंगे, एरोमेटिक रिंग का ही रखेंगे। तो ऐसा कोई हमें एजो कंपाउंड दिया है, अगर हम उसकी रिडक्शन करवाते हैं तो भी हमें मिल सकता है। कैसे, देखो रिडक्शन के लिए हमने हाइड्रोजन यूज़ किया विद निकल, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को मिलेगा, एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को मिलेगा, तो डबल बॉन्ड हट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए हैं तभी तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट हुआ। तो यहाँ से अब ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गया और दोनों को एक एक H मिल गया। अब यही प्रोसेस दोबारा भी तो हो सकती है, तो दोबारा हम यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कराएंगे या रिडक्शन कराएंगे, जिससे इसको भी एक हाइड्रोजन मिलेगा, इसे भी एक हाइड्रोजन मिलेगा, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिया तो NH पहले से ही था, अब बन गया NH2, ये ब्रेक हो गया, यहाँ NH पहले से ही था, अब क्या बन गया NH2। तो इस तरीके से आपके पास एनिलीन यहाँ पे भी सिंथेसाइज हो गया। सो दीज आर सम बेसिक मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। स्पेशली हम यहाँ पे एनिलीन या उसके डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं। अब जैसा भी स्टार्टिंग में यहाँ पे सबस्ट्रेट रखोगे, एरोमेटिक सिस्टम रखोगे, उसी टाइप का आपके पास फर्दर जो एरोमेटिक अमीन है वो सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या क्या मेथड्स कवर किए। अगर हम नाइट्रो कंपाउंड्स की 3 अलग तरीके से रिडक्शन करवाते हैं तो मिल सकता है, या फिर हम यहाँ पे एराइल क्लोराइड की एमोनोलिसिस करवाते हैं तो मिल सकता है, या फिनोल की भी हम एमोनोलिसिस करवाते हैं तो हमें मिल सकता है, या होफमैन डिग्रेडेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है उसके थ्रू हमें एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों टाइप की अमीन्स मिल सकती हैं, एज वेल एजो कंपाउंड्स की अगर हम रिडक्शन कराएं 2 स्टेप रिडक्शन, ठीक है। तो 2 स्टेप रिडक्शन के बाद हमें यहाँ पे भी एरोमेटिक अमीन्स या एनिलीन मिल सकता है, ठीक है। तो ये थे कुछ कॉमन मेथड हमारे पास इनकी प्रिपरेशन के लिए, सिंथेसिस के लिए। अब हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस, वी हैव फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ बेसिसिटी। अब बेसिसिटी के बारे में हम लोग ऑलरेडी, अगर हम एलिफेटिक अमीन्स में बात करें तो हम एक्वा सॉल्यूशन में या फिर नॉर्मली भी हम डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास जो अमीन्स होती हैं वो किस तरीके का बेसिक कैरेक्टर रखती हैं। तो अब अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं बेसिसिटी के लिए, तो जो आपके पास एरोमेटिक अमीन्स हैं दे आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक वंस। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास रीज़न बहुत ही सिंपल सा है। अगर हम यहाँ पे एरोमेटिक अमीन्स की बात करें, जैसे आपके पास यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर यहाँ पे ये NH2 है। अब इस एरोमेटिक अमीन में इस नाइट्रोजन ने ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं ना, या हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है, उसी के बेसिस पे हम इसे कह रहे हैं कि ये बेसिक है। सो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट हमारे पास हो सकता है, नो डाउट, बट
ये डीलोकलाइज्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन्स रिंग के साथ डीलोकलाइज्ड है। बट जब आप बात करते हो किसी एलिफेटिक अमीन की, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर लोकलाइज्ड होते हैं। लोकलाइज्ड का मतलब कि एक ही जगह है, किसी और के साथ शेयरिंग नहीं हो रही, और अगर एक ही जगह है तो बहुत आसानी से फर्दर डोनेट किए जा सकते हैं प्रोटॉन्स को, ठीक है। तो सिंपल सा आपके पास यहाँ पे रीज़न आता है कि वाई एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन्स, कि एलिफेटिक अमीन्स के जो लोन पेयर हैं वो इजीली प्रोटॉन को डोनेट किए जा सकते हैं, अपने सिस्टम के साथ कहीं भी शेयरिंग में नहीं है। बट जो एरोमेटिक अमीन्स हैं उसमें नाइट्रोजन के खुद के इलेक्ट्रॉन अपने ही सिस्टम के साथ बिजी हो जाते हैं, तो बाहर फिर डोनेट करने के लिए उसे थोड़ा सा प्रोसेस स्लो डाउन देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि अगर उसके इलेक्ट्रॉन अपने आप में ही बिजी रहेंगे, अपने सिस्टम में बिजी रहेंगे डीलोकलाइजेशन में, तो बाहर जो हमारे पास स्पीशीज़ है जिसे एक्सेप्ट करना है, लाइक प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं, जिसे एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए ये उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता है, ठीक है। अब ये तो बात होगी हमारे पास बेसिसिटी की। इवन ये जो हमारे पास एरोमेटिक अमीन्स हैं आर लेस बेसिक देन अमोनिया, अमोनिया से भी कम बेसिसिटी होती है इनकी, एज वेल जो एलिफेटिक अमीन्स है उससे तो कम होती ही है। रीज़न आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके हमने बता दिया है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड हैं, इसके डीलोकलाइज्ड हैं, और जिसके इलेक्ट्रॉन अगर एक ही जगह पे हैं, अपने सिस्टम के साथ इन्वॉल्व नहीं है, तो बहुत आसानी से फर्दर प्रोटॉन को डोनेट किए जा सकते हैं, ठीक है। ये बात होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी की या रिएक्शन की। अब सेकंड हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी एसाइलेशन प्रोसेस की, यानी ये जो हमारे पास अमीन्स है, एरोमेटिक अमीन्स है, ये एसाइलेशन प्रोसेस शो करती हैं। बट एसाइलेशन एसिटाइल क्लोराइड के साथ भी पॉसिबल है, एनहाइड्राइड के साथ भी पॉसिबल है, एज वेल एज बेंजोइलेशन भी कुछ इसी टाइप का हमारे पास फंक्शन रहता है। बट बेंजोइलेशन में हमारे पास बेंजीन वाली रिंग रहेगी, दैट्स वाई हम यहाँ पे इसे क्या कह रहे हैं, बेंजोइलेशन कह रहे हैं, ठीक है। सो एसिटाइल क्लोराइड के साथ जैसे हमने यहाँ पे एनिलीन ही लिया है, ठीक है, C6H5NH2 प्लस CH3C डबल बॉन्ड OCl, एसिटाइल क्लोराइड कह लो चाहे एसिड क्लोराइड कह लो, इसके साथ हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो ये NH2 पार्ट अटैक करता है और ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव होता है, ठीक है। इसी तरीके से एसाइलेशन हमारी प्रोसीड करेगी। सो C6H5 देन NH, और ये NH किसके साथ जुड़ गया है, C डबल बॉन्ड OCH3 के साथ, ठीक है। क्या बन गया ये, एसिटेनल्डिहाइड, एसिटेनल्डाइड। सो क्या फॉर्म हो गया यहाँ पे, एस्टिलनाइड। अब इसके बाद अगर हम एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सेम C6H5NH2 हमने एनिलीन लिया है, बट अब एनहाइड्राइड लेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड में यूज़ कर रही हूँ, CH3C डबल बॉन्ड OCOCH3, ठीक है। तो इसमें भी प्रोसेस बिल्कुल सेम वैसे ही जाएगी कि आपके पास ये NH2 पार्ट कार्बोनिल पे अटैक करेगा और ये सारा पार्ट एज गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो आपके पास क्या आएगा, C6H5 देन NH, और NH का आगे बॉन्ड COCH3 के साथ। तो यहाँ भी सेम आपके पास सेम एसिटिलाइड बन गया, ठीक है। सेम सिंथेसाइज हो रहा है दोनों में, चाहे एसिड क्लोराइड के साथ कराओ चाहे एनहाइड्राइड के साथ कराओ, बट दोनों में आपके पास डिफरेंस क्या है, ये तो कंडीशंस भी सेम है कि एरो पे हम बेसिक कंडीशन ले रहे हैं। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है साइड प्रोडक्ट में। इसमें जो आपके पास साइड प्रोडक्ट है वो HCl बनता है, बट एनहाइड्राइड में आपके पास साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और उस O नेगेटिव को इसका एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन मिल जाएगा यानी OH। तो दोनों के साइड प्रोडक्ट में डिफरेंस है हमारे पास। बाकी एसाइलेशन की प्रोसेस एसिटिल क्लोराइड या एनहाइड्राइड के साथ सेम ही प्रोडक्ट दे रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बेंजोइलेशन की, तो बेंजोइलेशन के लिए यहाँ पे देखो शोटान बोमैन रिएक्शन इसका नेम दिया गया है, स्पेसिफिक रिएक्शन का नाम दिया गया है। तो इस बेंजोइलेशन में हमारे पास क्या होगा कि एक C6H5NH2 एनिलीन, ये तो एरोमेटिक एनिलीन है ही, बट जिसके साथ हम यहाँ पे ये एसाइलेशन करवाने वाले हैं, यानी जैसे यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड लिया था ना हमने, CH3 की जगह यहाँ पे कोई एरोमेटिक रिंग रहेगी, जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ C6H5, ठीक है।
तो आपके पास अगर सिंपल कोई R ग्रुप है CH3 तो एसिटाइल क्लोराइड वाला पार्ट हो गया। अगर बेंजोइलेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए। तो सेम ये NH2 पार्ट कार्बोनिल पे अटैक करेगा, क्लोरीन यहाँ से बाहर चला जाएगा और ये C6H5NH का बॉन्ड बन जाएगा ऐसे कार्बोनिल के साथ, जिसके आगे एक एरोमेटिक रिंग रहेगी C6H5। दैट्स वाई इसको हमने यहाँ पे नाम दिया है क्या, बेंजोइलेशन का। तो बेंजोइलेशन में हमारे पास बेंजीन टाइप की रिंग जुड़ रही है। जब हम एसाइलेशन एसिटाइल क्लोराइड या एनहाइड्राइड के साथ कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल एसाइल ग्रुप जो R एलिफेटिक चेन अपने साथ रख रहा है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। सो ये हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी है एसाइलेशन की, जिसमें एरोमेटिक अमीन्स पार्टिसिपेट करते हैं। अगर एसिटाइल क्लोराइड के साथ करते हैं तब, अगर एनहाइड्राइड के साथ करते हैं तब, या हमारे पास यहाँ पे एसाइल क्लोराइड ही है, COCl ही है, बट वो एसाइल क्लोराइड हमने यहाँ पे कैसा लिया हुआ है, एरोमेटिक, ठीक है। तो एरोमेटिक रिंग अगर हमने यहाँ पे बेंजीन ली हुई है तो इसका नाम हमारे पास होगा यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या नाम होगा, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड को हमने एनिलीन के साथ बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया है तो हमें सेम उसी तरीके से प्रोडक्ट मिला एसाइलेशन का जैसे पहले मिल रहा था, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, एन बेंजोइल एनिलीन, एन बेंजोइल एनिलीन। अब देखो ये चीज़ कैसे आ रही है आपके पास, एन बेंजोइल एनिलीन। बेंजोइल पार्ट हम इसको कह रहे थे ना, C6H5CO वाला जो पार्ट है इसे बेंजोइल का है। तो ये जो हमारे पास इतना पार्ट है ये किसके ऊपर जाके ऐड हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर। दैट्स वाई हमने लिखा कि एन बेंजोइल। और उसके बाद हमारे पास क्या है, एनिलीन, क्योंकि ये इतना पार्ट जो था एनिलीन का डेरिवेटिव था हमारे पास, या एनिलीन से ही हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी। दैट्स वाई इसका नाम यहाँ पे एन बेंजोइल एनिलीन बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। ये बात होगी हमारे पास किसकी, एसाइलेशन की। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो देखने को मिलती है या रिएक्शन, वो एल्डिहाइड्स के साथ है। अब एल्डिहाइड्स के साथ प्राइमरी अमीन्स, स्पेशली हमारे पास कौन सी, प्राइमरी अमीन्स। अब ये प्राइमरी अमीन्स चाहे आपके पास एलिफेटिक है चाहे एरोमेटिक है, दोनों ही रिएक्ट करती हैं और हमारे पास एल्डिमीन्स बनती हैं, ठीक है। एल्डिमीन्स सिंथेसाइज होती हैं, या फिर आप कह सकते हो स्किफ वे बेस, ये स्पेसिफिक नाम है, कई जगह आपने सुना होगा। तो स्किफ वेस जो है वो यहाँ पे सिंथेसाइज होता है कैसे, जैसे सपोज आपके पास मैं सिंपल एलिफेटिक अमीन की बात कर रही हूँ, ठीक है, और आपके पास ये एल्डिहाइड लिया, तो बहुत सिंपल रिएक्शन हम यहाँ पे कराएंगे। क्या होगा कि आपके पास ये जो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O है ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड N में विद द रिमूवल ऑफ वाटर H2O। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक होती है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये H2O मीन्स वाटर रिमूव हो गया, और सिर्फ क्या करो, ये जो N पार्ट था, ठीक है, इसको डबल बॉन्ड के साथ कार्बन पे ज्वाइन कर दो। कौन से कार्बन पे, जो आपने एल्डिहाइड वाला कार्बन लिया था उसके साथ, और इसी को हम कहते हैं स्किफ बेस, ठीक है। अब अगर ये R की जगह आपके पास एरोमेटिक रिंग होती C6H5NH2, तब भी आपके पास ये एल्डिहाइड के साथ इसी तरीके से रिएक्ट करती, वाटर का रिमूवल होता है यहाँ से भी, और R की जगह यहाँ पे एरोमेटिक रिंग रहती है, ठीक है। सो इसी को हम कहते हैं स्किफ बेस। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पता होनी चाहिए आपके पास कि प्राइमरी अमीन्स जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करती है तो हमें स्किफ बेस मिलता है, ठीक है। ये काफ़ी जगह काम आता है ये वाला आपके पास स्टेप, तो इसे ध्यान में रखना क्योंकि यूज़फुल है, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से हो जाता है, मैकेनिज़्म में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अदरवाइज़ बहुत लॉन्ग स्टेप्स रहते हैं। डायरेक्ट आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कार्बाइल अमीन रिएक्शन। सो कार्बाइल अमीन रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, कहाँ पे, एलिफेटिक अमीन्स में। तो लाइक एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स का ही हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो प्राइमरी अमीन्स होती हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एरोमेटिक ले रही हूँ, वहाँ पे मैंने एलिफेटिक डिस्कस किया था, या एरोमेटिक ले रही हूँ C6H5NH2 विद क्लोरोफॉर्म एंड विद बेसिक कंडीशन। तो बेसिक कंडीशन के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, KOH। अगर मैं इसे यहाँ पे एल्कोहलिक कंडीशंस में,
एल्कोहलिक कंडीशंस में ट्रीट कराती हूँ तो आपको बताया था कि इस बेस और क्लोरोफॉर्म से हमें यहाँ पे क्या मिलता है, डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट बनता है। फिर वो डाइक्लोरोकार्बीन हमारे इस अमीन के साथ रिएक्ट करता है और इसके बाद हमें मिलता है इसका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या होता है, आइसोसाइनाइड C6H5N ट्रिपल बॉन्ड C, C6H5NC। यानी हमारे पास इस R ग्रुप के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो नाइट्रोजन की होती है, कार्बन की नहीं होती। अगर कार्बन की बॉन्डिंग होती तो साइनाइड, बट यहाँ पे R ग्रुप के साथ बॉन्डिंग किसकी है, नाइट्रोजन की, इसलिए हम इसे कहते हैं आइसोसाइनाइड। और इस आइसोसाइनाइड की बहुत ही अनप्लीजेंट सी स्मेल होती है, अनबियरेबल सी स्मेल होती है, ठीक है, जिससे हम ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि येस हमारे जो कंपाउंड है, अगर हम इसे डिटेक्शन के लिए अगर सपोज़ यूज़ करते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन को, तो हमें कोई अननोन कंपाउंड दिया है, उसमें हम ये रिएक्शन करवाएंगे, तो उससे अगर रिएक्शन कंप्लीट होते ही हमें फूल सी स्मेल आ रही है या फिर हम कह सकते हैं कि अनप्लीजेंट अनबियरेबल सी स्मेल आ रही है, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि उस अननोन कंपाउंड में हमारे पास अमीन प्रेजेंट है, या एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक। सो दिस इज़ कार्बाइल अमीन रिएक्शन, बिल्कुल सेम वैसे ही चल रही है जैसे हमने एलिफेटिक में किया था। आफ्टर दैट ये हमारे पास एक नई रिएक्शन है, होफमैन्स मार्शियस रीअरेंजमेंट, जो हमें सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स में ही देखने को मिलती है। बिकॉज हम जिस रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं वो रीअरेंजमेंट हमें जो आर ग्रुप हमारे पास सेकेंडरी और टर्शरी में एक्स्ट्रा मिलेगा बेंजीन रिंग के अलावा नाइट्रोजन पे, उसी की यहाँ पे रीअरेंजमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। अब प्राइमरी में तो ये पॉसिबल है नहीं, दैट्स वाई ये रिएक्शन सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स ही शो करेंगी। क्या होगा कि आपके पास सपोज जैसे ये नाइट्रोजन है, इसके पास यहाँ मिथाइल है, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे H, ठीक है, तो ये सेकेंडरी अमीन हुई। अब इसे हम यहाँ पे हीट कंडीशंस और HCl के साथ ट्रीट कराएंगे, तो हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा हमारे पास इस सेकेंडरी अमीन का NHCH3HCl, हाइड्रोक्लोराइड ऑफ दिस सेकेंडरी अमीन। अब हाइड्रोक्लोराइड हमारे पास जो बन के आ गया, इसे जब हम फर्दर, ठीक है, HCl को हमने यहाँ पे रख दिया था फर्स्ट स्टेप में, हीट हमारे पास सेकेंड स्टेप है, तो हीट को हम सेकेंड बाद में ही रखते हैं। तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे कि इस नाइट्रोजन पे जो ये R ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, ये रीअरेंज हो जाता है इस हीट की प्रेजेंस में, और ये रीअरेंज होके इसकी पैरा पोजीशन पे जाके ऐड हो जाता है, ठीक है, रीअरेंज हो जाता है। बट ये नॉर्मली नहीं होता, ये हमारे पास हीट कंडीशन 300-400 ऐसे हाई टेम्परेचर हमें देना पड़ता है डिग्री सेल्सियस का, तब जाके ये रीअरेंजमेंट भी देखने को मिलती है। बट ये प्राइमरी में नहीं हो सकती, क्योंकि प्राइमरी में इसके पास R ग्रुप होता ही नहीं है, फिर रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे जो ये रीअरेंजमेंट होती है वो हमारे पास या तो सेकेंडरी में होगी, टर्शरी में होगी, और रीअरेंजमेंट के बाद ये जो नाइट्रोजन के साथ R ग्रुप है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सी पोजीशन पे, बेंजीन की कौन सी पोजीशन पे चला जाता है, उसकी पैरा पोजीशन पे। और इसी को हम कहते हैं होफमैन्स मार्शियस रीअरेंजमेंट, कि बाहर से किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ हीट कंडीशन की हेल्प से ही अब हमारे सिस्टम का स्केलेटन चेंज हो चुका है। मिथाइल पहले भी था, मिथाइल अब भी है, लेकिन पहले मिथाइल नाइट्रोजन पे था, अब मिथाइल बेंजीन रिंग पे है। इसी रीअरेंजमेंट को होफमैन्स मार्शियस रीअरेंजमेंट कहा जाता है। इसी होफमैन मार्शियस रीअरेंजमेंट को अगर मैं टर्शरी टाइप के एरोमेटिक एनालीन में बताऊं, तो आपको क्या चाहिए होता है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड ऑफ दिस टर्शरी अमीन। अब हमारे पास फर्दर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस के अराउंड अगर टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेरे पास ये मिथाइल सबसे पहले रीअरेंज होके, है ना, कौन सी पोजीशन पे चला जाता है, ये मिथाइल हमारे पास रीअरेंज होके पैरा पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे हो गया NCH3, और साथ में अब इसके पास आ जाएगा H, ठीक है। और वो H हमारे पास कैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा
कि जो भी वर्कअप की प्रोसेस होगी उसके थ्रू हमें यहाँ पे हाइड्रोजन मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि HCl साथ में तो H+ आयंस आसानी से मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अगर दोबारा मैं 300 के बाद सपोज 400 डिग्री सेल्सियस और हीट की कंडीशंस यहाँ प्रोवाइड करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे ये जो मिथाइल है ये फिर माइग्रेट होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन अब पैरा पोजीशन के बाद ये कौन सी पोजीशन पे माइग्रेट होगा, ऑर्थो पे, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल आप एल्कली यूज़ कर सकते हो जिससे ये एसिडिक वाला पार्ट रिमूव हो जाए, ठीक है। एल्कली बेस के साथ रिएक्शन करें और आपको एक न्यूट्रल कंपाउंड मिल जाए जिसमें यहाँ पे NH2 होगा, उसके ऑर्थो पे मिथाइल होगा और पैरा पे मिथाइल होगा। तो ये सारे चेंजेस थर्मल कंडीशन में आपके पास जो हमने हाइड्रोक्लोराइड लिया था टर्शियरी अमीन का, वहाँ से NN डाइएल्काइल एनिलीन से स्टार्ट किया था, तो पहले स्टेप में पैरा पे माइग्रेशन, आफ्टर दैट अगर दोबारा हीट कंडीशन और चांसेस है किसी R ग्रुप के माइग्रेट करने के, तो फिर वो कौन सी पोजीशन पे जाता है, ऑर्थो पोजीशन पे जाता है। तो इस चीज़ का भी नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड की रिएक्शन हमने एलिफेटिक अमीन्स में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों के केस में हमने वहाँ भी स्टडी की थी, यहाँ पे भी करेंगे। और नाइट्रस एसिड हमें कैसे मिल रहा है, NaNO2 विद HCl अगर हम रिएक्ट कराते हैं जैसे हमने पहले देखा था वैसे ही मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स पार्टिसिपेट करती है नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन में तो डायएज़ोटाइजेशन की प्रोसेस होती है। अगर सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन्स हमारे पास जाती हैं तो नाइट्रोसेशन की प्रोसेस होती है। और अगर टर्शियरी एरोमेटिक अमीन्स पार्टिसिपेट करते हैं तो अगेन नाइट्रोसेशन देखने को मिलती है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ सिर्फ जो बिहेवियर है वो सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन्स का सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन्स के साथ मैच कर रहा है, अदरवाइज बाकी प्राइमरी और टर्शियरी का अलग बिहेवियर है जो एलिफेटिक में नहीं होता है। सो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स हमारे पास डायएज़ोटाइजेशन कैसे शो करेंगे, जैसे सपोज आपके पास ये हमने ली प्राइमरी अमीन और इस प्राइमरी अमीन को हम यहाँ पे ट्रीट करवा रहे हैं NaNO2 विद HCl कंडीशन, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है ऑलमोस्ट, तो डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पे बनता है। क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और इसी डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन वाली प्रोसेस को हम कहते हैं डायएज़ोटाइजेशन, ठीक है। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट के साथ हमें जो साथ में मिलेगा वो हमारे पास होगा यहाँ पे HCl, ठीक है। सो ये होगी हमारे पास यहाँ पे किसकी रिएक्शन, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स की। ये डायएज़ोटाइजेशन वाला आपके पास कंसेप्ट अभी फर्दर हम अलग से फिर डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे नाइट्रस एसिड के साथ कैसे ये बिहेव कर रही है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट बना रही है, जो हमारे पास सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन्स है, जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे हमने लिया R और यहाँ पे C6H5 और ये NH है ना, और इसके साथ हम यहाँ पे HNO2 की रिएक्शन करा रहे हैं, डायरेक्ट हमने नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करा दी, तो हमारे पास क्या होगा कि ये नाइट्रोसेशन होगी प्रोसेस में। नाइट्रोसेशन कैसे कि इसके साथ इस नाइट्रोजन के साथ जो NO पार्ट होगा वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और साथ में किस चीज़ का रिमूवल होगा, वाटर का। तो आपके पास इसका येलो कलर देखने को मिलता है, ये हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था, ठीक है। और वो येलो कलर आपके पास किस टाइप में, जैसे ऑयल टाइप के लिक्विड में येलो ऑयल टाइप का लिक्विड देखने को मिलता है। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसमें येलो ऑयल टाइप का लिक्विड देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि नाइट्रोसेशन कंप्लीट हो चुकी है और सेकेंडरी अमीन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हमारे पास टर्शियरी एरोमेटिक अमीन है, जैसे सपोज हमने ये C6H5 लिया और यहाँ पे दोनों ही तरफ हमारे पास R ग्रुप है, ठीक है, टर्शियरी एरोमेटिक अमीन है। अगर इसकी नाइट्रोसेशन करवाएंगे तो ये नाइट्रोसेशन होगी, बट कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। तो ये जो हमारे पास NO ग्रुप है ये कौन सी पोजीशन पे जाके यहाँ ऐड हो जाएगा, इसके पैरा पे। तो इस तरीके से टर्शियरी एरोमेटिक अमीन्स में हमारे पास क्या होती है, नाइट्रोसेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। और अगर इसका हमने नाम लिखना है तो हमारे पास क्या आएगा,
4 नाइट्रोसो NN डाइमिथाइल एनिलीन, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रोसो ग्रुप है, नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल ग्रुप है और ये किसका डेरिवेटिव है, एनिलीन का। दैट्स वाई 4 नाइट्रोसो NN डाइमिथाइल एनिलीन सिंथेसाइज हो रहा है। तो देखो हमारे पास नाइट्रस एसिड के साथ अगर प्राइमरी अमीन है तो वो डाइजोनियम सॉल्ट बना रहे हैं, डाइजोटाइजेशन अलग। अगर सेकेंडरी है तो वो नाइट्रोसेशन कर रहा है, अगर टर्शरी है तो वो भी नाइट्रोसेशन कर रहा है। बट टर्शरी वाला जो नाइट्रोसेशन है वो कौन सी पोजीशन पे कर रहा है, पैरा पोजीशन पे कर रहा है। तो इस तरीके से नाइट्रस एसिड वाली रिएक्शंस रहती हैं। सो एरोमेटिक अमीन्स जो फर्दर टाइप की रिएक्शन शो करते हैं वो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। बट ऑक्सीडेशन 2 तरीके से होती है आपके पास, एक होती है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन और एक है अनकंट्रोल्ड, मतलब उसमें कोई कंट्रोल नहीं रखा है। तो ये जो हमने एग्जांपल लिया है ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का लिया है, बिकॉज अगर हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन नहीं करवाते हैं तो फिर हमारे पास एनिलीन ब्लैक, एक ब्लैक कलर की डाई बन जाती है, ठीक है। तो अगर हमें कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करानी है सपोज एनिलीन की ही, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, हमें प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे 1,4-बेंजोक्यूनोन, 1,4-बेंजोक्यूनोन। ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है। बट अगर हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन नहीं कराते तो जैसे मैंने कहा हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है, फिर हमें ब्लैक कलर की डाई मिल जाती है, ठीक है। दैट्स वाई ये जो एरोमेटिक सिस्टम है ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, रेडिली पार्टिसिपेट कर देते हैं, बट हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन अगर करवाना चाहें तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कपलिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कपलिंग रिएक्शंस देखने को मिल सकती है। डाइजोनियम सॉल्ट हमने बनवाया था। अब ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है या तो फिनोल के साथ या एनिलीन के साथ सपोज रिएक्ट करता है तो आपको कपल्ड प्रोडक्ट मिल सकता है। ये दोनों रिंग्स आपस में कपल कर रही हैं, कैसे, देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर अगर रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन में है तो या तो वो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा या पैरा पे। सो पैरा से नेगेटिव चार्ज हमारे इस नाइट्रोजन पे अटैक करता है ताकि ये पाई इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन को मिल जाए और उससे उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए। सो अल्टीमेटली पूरा सिस्टम हमें क्या बताता है कि ये जो NH2 वाली रिंग थी, है ना, एनिलीन रिंग थी, इसकी पैरा पोजीशन की बॉन्डिंग इस नाइट्रोजन के साथ बनेगी, जो फर्दर अब सिर्फ डबल बॉन्ड ही शो करेगा क्योंकि इसे बाहर से इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इसने ये ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिए जिससे उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। सो ये होने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है और ये साथ में बेंजीन रिंग। तो ये कैसा प्रोडक्ट है, कपल्ड प्रोडक्ट है, दोनों की कपलिंग हो चुकी है। अगर आप एनिलीन की जगह डाइजोनियम सॉल्ट के साथ फिनोल लेते तो यहाँ पे OH पार्ट होता, दैट्स इट, बाकी ऐसा ही प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। सो कपलिंग रिएक्शन में भी हमारी एरोमेटिक अमीन्स पार्टिसिपेट करती हैं और हमें कपल्ड प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एजोडाई। इस वक्त ये आपके पास जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम है एजोडाई। आपको पहले बताया था कि एजा वर्ड हम तभी यूज़ करते हैं जब 2 नाइट्रोजन साथ में रहते हैं, ठीक है। सो एजोडाई की फॉर्मेशन हमारे पास होगी। अब कपलिंग रिएक्शन के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ये एरोमेटिक अमीन शो करते हैं वो है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में वैसे तो हमने मैकेनिज्म कैसा रहता है वो रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस किया था, बट स्पेसिफिकली एनिलीन की बात करें तो वो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएगी, कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, उसी की बात हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एनिलीन में हम सबसे पहले हेलोजिनेशन की बात करते हैं। तो हेलोजिनेशन में जैसे ये हमें ब्रोमीन हमने लिया है, कौन सी रिएक्शन है फर्स्ट, हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन में हमारे पास यहाँ पे ये ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पे भी और पैरा पोजीशन पे भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये NH2 पार्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है एज वेल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, रिंग को एक्टिवेट करता है। तो इसके लोन पेयर की वजह से अभी जैसे हमने बात करी थी नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पोजीशन पे आ सकता है या पैरा पे, दैट्स वाई ब्रोमिनेशन के चांसेस ऑर्थो पे भी हैं और पैरा पे भी है। तो हेलोजिनेशन में हमने जैसे ब्रोमीन लिया है तो आपको इस तरीके का प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, हेलोजिनेशन।
आफ्टर दैट अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ मतलब यहाँ पे पॉली हैलोजिनेशन हो रही है, पॉली हैलोजिनेशन का प्रोडक्ट हमें ना मिले तो हम क्या कर सकते हैं कि NH की एसाइलेशन करवा सकते हैं, जिससे हमारे पास ये हो जाएगा NC डबल बॉन्ड O CH3, इस टाइप का कोई ग्रुप हो जाएगा। तो उसकी वजह से इसकी जो एक्टिवेटिंग पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है? क्योंकि फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बोनिल के साथ भी बिजी हो जाता है। अब वो कम्प्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को नहीं दे रहा है, कार्बोनिल को भी दे रहा है। दैट्स वाई उसकी वजह से रिंग की जो एक्टिवेशन पावर है वो थोड़ी डिक्रीज हो सकती है। तो अगर आपको पॉली हैलोजिनेशन नहीं चाहिए सो बेटर है NH2 की जगह आप N-एसाइल टाइप का ग्रुप जो है वो यहाँ पे यूज़ करो, ठीक है। सो उस केस में आपके पास वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर जो होता है फिर आपको कंट्रोल्ड प्रोडक्ट दे सकता है। जैसे इसमें तो कोई कंट्रोल नहीं है, ऑर्थो पे भी मिल रहा है, पैरा पे भी मिल रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि अगर कंट्रोल्ड मैनर में करा सकते हैं सिर्फ एक ही जगह पे मोनो हैलोजिनेशन हो तो वो मोनो हैलोजिनेशन हमारे पास कैसे हो सकती है, क्लियर। आफ्टर दैट हमारे पास सेकेंड रिएजेंट को देखते हुए आप समझ ही गए होंगे किसकी बात हो रही है, ये नाइट्रेशन प्रोसेस की। अब नाइट्रेशन प्रोसेस में आपको पता है कि NO2 पार्ट आएगा यहाँ पे एज इलेक्ट्रोफाइल। जनरली हम क्या जानते हैं कि NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो उसकी वजह से हमारे पास ये जो NO2 है ये पैरा पोजिशन पे आना चाहिए ज़्यादा, और उसके बाद अगर पॉसिबिलिटी है तो ऑर्थो पे आना चाहिए। बट यहाँ पे आपके पास सबसे पहले ये बनता है एनिलीनियम आयन, और उसके बाद आपको कुछ प्रोडक्ट ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे फिर इसका एक्स्ट्रा प्रोटॉन निकाल के हमें मिलता है इसके पैरा पे NO2, साथ में मिलता है इसके मेटा पे NO2, और साथ में मिलता है इसके ऑर्थो पे भी NO2। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बट अगर मैं इनकी यहाँ पे बात करूँ यील्ड की कि कितने परसेंट में मिलता है हमें, तो हमारे पास पैरा है 51%, मेटा है 47% और ऑर्थो है जस्ट 2%। अब ये यहाँ पे जिस पूरा का पूरा सिनेरियो हमारे पास कैसे चेंज हो चुका है, देखो यहाँ जब हम बात करते नाइट्रेशन की या किसी भी अलग एरोमेटिक सिस्टम में बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज बन रहा होता है या पैरा पे, और वो तब तक होता है जब तक नाइट्रोजन के लोन पेयर फ्री होते हैं। बट इस कंडीशन में हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन साथ में ले रहे हैं, हमें H+ आइंस मिल रहे हैं, और अगर हमें H+ आइंस मिल रहे हैं तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर फ्री है वो सबसे पहले H+ को एक्सेप्ट करेगा, एनिलीनियम आयन बनाएगा, और जब एनिलीनियम आयन बन चुका है तो अब इसका लोन पेयर तो फ्री नहीं है। जब लोन पेयर फ्री नहीं है फिर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का काम नहीं कर सकता, अब ये रेजोनेंस शो नहीं कर सकता। अब ये क्या शो करेगा? -I इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट। और -I इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है? जितने पास वाली पोजीशन रहेगी उस पे उतना ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा। यानी ऑर्थो मेटा पैरा में अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो मेरे पास जो ऑर्थो पोजीशन है वो तो ज़्यादा यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, तो NO2 इस पोजीशन पे तो नहीं आना चाहिए। दैट्स वाई जस्ट 2% हमारे पास चांसेस है कि NO2 ऑर्थो पे मिले, अदरवाइज मोस्टली हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो पैरा और मेटा बनता है, ठीक है। सो इस केस को ध्यान में रखिएगा कि एनिलीन के केस में नॉर्मल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाला कंसेप्ट काम नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें प्रोटोनेशन की वजह से एनिलीनियम आयन बन जाता है और फिर इफेक्ट बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, -I इफेक्ट। और -I इफेक्ट की वजह से अब हमारे पास जितना दूर NO2 ऐड होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। दैट्स वाई पैरा और मेटा ये इसके ज़्यादातर प्रोडक्ट यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन में बनते हैं, बट ऑर्थो नहीं बनता है, ठीक है। हो गया हमारे पास नाइट्रेशन वाला कंसेप्ट भी। आफ्टर दैट देखो यहाँ पे अब हमारे पास क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे 2 स्टेप दिए हैं। पहला एसाइल क्लोराइड है और दूसरा आपके पास यहाँ पे नाइट्रेशन का है। तो अभी मैंने बताया था एसाइल क्लोराइड से क्या होगा, ये NH2 कार्बन पे अटैक करेगा और ये N एसाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी NH देन C डबल बॉन्ड O CH3, नाइट्रोजन की एसाइलेशन करवा दी हमने। और अब अगर हम इसे फर्दर ट्रीट करवाते हैं
कौन सी प्रोसेस के लिए? यहाँ पे नाइट्रेशन के लिए। तो इसमें हमें यहाँ पे HNO3 और H2SO4 इसके साथ रिएक्शन करानी है। बट यहाँ जितना इसका इलेक्ट्रॉन फ्री था प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, यहाँ अब उतना फ्री नहीं है, क्योंकि देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर कार्बोनिल के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व है, साथ में फिर रिंग के साथ भी इन्वॉल्व है। चलो रिंग के साथ तो यहाँ भी थे मान लिया, बट स्टिल कोई और इन्वॉल्व नहीं थे ना। यहाँ किसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं? कार्बोनिल के साथ। इट मीन्स अब इसकी प्रोटोन एक्सेप्ट करने की पावर कम हो चुकी है, और वैसे भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा बट कंट्रोल्ड मैनर में होगा। तो सिंपली यहाँ पे कोई हमारे पास अलग फैक्टर काम नहीं करेगा, कॉमन तरीके से ही, जनरल तरीके से ही हमारे पास नाइट्रेशन होगी, और मेजरली कौन सी पोजीशन पे होगी? पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आपको वापस एनिलीन तक पहुँचना है तो आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवा सकते हो। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो यहाँ पे ये OH पार्ट अटैक करेगा, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा NH2 और यहाँ पे NO2। ठीक है, तो ये स्पेशल केसेस है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान में रखनी है कि अगर सिंपल एनिलीन के साथ है तो पैरामेटा आपके पास मेजर है, यहाँ पे बन रहे हैं हाई क्वांटिटी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम दोनों को कंसीडर करके चलेंगे। और अगर हम इसकी पहले एसाइलेशन कराते हैं, आफ्टर दैट अगर हम नाइट्रेशन प्रोसेस करवा रहे हैं, तो वो बिल्कुल कॉमन वे से काम कर रही है, क्योंकि अब नाइट्रोजन जो है उसका लोन पेयर कार्बोनिल के साथ बिजी हो चुका है और वो इतना फ्री नहीं है जितना यहाँ पे था, इसलिए बिल्कुल कंट्रोल्ड मैनर में पैरा पोजीशन पे नाइट्रेशन होगी। और अगर वापस अमीन तक पहुंचना है आपको, ये जैसे प्रोटेक्शन हुई थी एक तरीके से, वापस डी प्रोटेक्ट करना है तो जस्ट हाइड्रोलिसिस करवा सकते हो इस पार्ट की, और हाइड्रोलिसिस से ये वापस एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो हमने सारी रिएक्शंस कर ली हैं, बस ये फ्यूमिंग H2SO4 के साथ यहाँ पे रिएक्शन बचती है जो है हमारे पास सल्फोनेशन की प्रोसेस। तो इस सल्फोनेशन की प्रोसेस में हमें पता है कि SO3H पार्ट हमारे पास ऐड होगा। सो सल्फोनेशन की प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही वर्क करती है यहाँ पे। ठीक है, कैसे? आपके पास यहाँ पे दिया है NH2 एंड देन फ्यूमिंग H2SO4। तो हमने देखा था कि इसमें से SO3H पार्ट हमारे पास आएगा एज इलेक्ट्रोफाइल, कौन सी पोजीशन पे आएगा? पैरा पोजीशन पे। तो ये सल्फोनेशन हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही होती है। सल्फोनेशन नॉर्मल तरीके से हो रही है, अगर N की एसाइलेशन कराई है तो नॉर्मल तरीके से हो रही है। सिर्फ अगर NH2 है, सिंपल एनिलीन है और उसकी नाइट्रेशन है, फिर उसमें हमारे पास अलग इफेक्ट काम कर रहा है, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, सो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शंस की भी बात हो चुकी है। ठीक है, सो ये हमारे पास होगी यहाँ पे किसकी रिएक्शंस? एरोमेटिक अमीन्स की रिएक्शंस। ठीक है, एरोमेटिक अमीन्स में जैसे कपलिंग रिएक्शंस थी या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शंस थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास। बट अगर हम देखें तो अभी भी एक पार्ट रहता है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का, और वो है डाइजोनियम सॉल्ट जो हमने बनाया था, उसकी हेल्प से फर्दर हम कौन कौन से कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं या कौन कौन सी रिएक्शंस देख सकते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे अब हम इसके बाद कवर करेंगे। ठीक है, डाइसोडाइजेशन के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एरोमेटिक अमीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के साथ साथ उसकी रिएक्शंस या प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक हमारे पास और रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, और वो है डाइजोनियम सॉल्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं, बट वो डाइजोनियम सॉल्ट जो हमने प्रिपेयर किया था फर्दर किन किन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है और क्या क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं, जिसमें कुछ हमारे पास नेमिंग रिएक्शंस भी रहती हैं। ठीक है, तो उस सबको यहाँ पे कंबाइन किया गया है कंक्लूजन बेसिस पे, ताकि आप एक ही फ्लो चार्ट से उन सारी रिएक्शंस को याद रख सकें। ठीक है, देखो क्या है, ये है आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब ये जो डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पे दिया गया है, इसे आप एक और नाम से भी जानते हो, और वो क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। चाहे सिंपल डाइजोनियम सॉल्ट बोल दो या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे इसकी कौन सी रिएक्शंस के साथ? फर्स्ट
इस रिएक्शन की यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से चलते हैं। फर्स्ट यहाँ से बात करते हैं, तो H3PO2 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हमारे पास ये जो प्रोसेस हो रही है जिसमें से ये डायजोनियम वाला पार्ट यहाँ से रिमूव हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएमिनेशन प्रोसेस। ये जो एमीन पार्ट हमारे पास बन सकता था वो यहाँ से अब रिमूव हो चुका है। डीएमिनेशन कह लो चाहे रिडक्शन कह लो, क्योंकि इस पार्ट को रिमूव करके उसकी जगह यहाँ क्या आया है, हाइड्रोजन। तो अगर आपको सिंपल बेंजीन चाहिए उसमें से आप, जैसे आपने प्राइमरी अमीन लिया, प्राइमरी अमीन की आपने डायजोनाइजेशन कराई, डायजोनियम सॉल्ट बनाया, और फिर डायजोनियम सॉल्ट की फर्दर अगर आप डीएमिनेशन करवाते हो तो वो N2 पार्ट रिमूव हो जाएगा। यानी अगर आपके पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि प्राइमरी अमीन में से NH2 पार्ट रिमूव हो जाए और हमें सिर्फ वो एरोमेटिक वाला सिस्टम मिल जाए, तो आप इस पाथवे को फॉलो कर सकते हो। सो ये फर्स्ट रिएक्शन होगी डीएमिनेशन या फिर रिडक्शन पार्ट की। आफ्टर दैट अगर हम चाहते हैं कि डायजोनियम सॉल्ट से हमें फिनोल सिंथेसाइज करना है, तो हम H2SO4 विद वाटर, ठीक है, H2SO4 विद वाटर एंड बॉयल वाली कंडीशंस में, ठीक है, बॉयल कर सकते हैं इस रिएक्शन मिक्सचर को। इसे डायजोनियम सॉल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर, इसे अगर हम बॉयल करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, फिनोल। यानी फिनोल को भी सिंथेसाइज किया जा सकता है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, जिसमें ये N2 पार्ट रिमूव हो जाता है और उसकी जगह OH पार्ट आ जाता है, और साथ में क्या रिमूव होता है, नाइट्रोजन गैस प्लस HC। तो दो फायदे हमें पता चलेगी। अगर हम प्राइमरी अमीन में से NH2 पार्ट रिमूव करना चाहते हैं तो उसकी डायजोटाइजेशन करा के हम फर्दर डीएमिनेशन करा सकते हैं, या हम फिनोल सिंथेसाइज करना चाहते हैं तो हम फिनोल भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास इस रिएक्शन प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस रिमूव आउट हो रही है और क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन आपके पास बन रहा है। तो ये तीनों ही आपके पास एक स्पेसिफिक नेमिंग रिएक्शन के अंडर आते हैं, विच इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। सो सैंडमेयर रिएक्शन आपके पास क्या कहती है कि अगर आप डायजोनियम सॉल्ट को कॉपर क्लोराइड विद HCl के साथ ट्रीट कराओगे तो क्लोरीनेशन हो जाएगी N2 की जगह पे। अगर कॉपर ब्रोमाइड विद HBr यूज करते हो तो ब्रोमिनेशन हो जाएगी। अगर साइनाइड वाला यूज करते हो तो साइनो ग्रुप वहां पे आ जाएगा इसकी जगह N2 की जगह, और N2 इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो ये प्रोसेस तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, सैंडमेयर रिएक्शन। तो अगर इस तरीके के आपको एराइल हैलाइड सिंथेसाइज करने हैं तो उनकी सिंथेसिस के लिए भी हम डायजोनियम सॉल्ट यूज कर सकते हैं अंडर विच प्रोसेस, सैंडमेयर्स प्रोसेस या सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। आफ्टर दैट आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट जो ये रिएक्शन दी गई है कॉपर विद HX, X जहाँ पे हैलाइड है तो वो हैलाइड इस नाइट्रोजन की जगह रिप्लेस हो जाता है। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, कौन सी, गेटरमैन्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, गेटरमैन्स रिएक्शन। तो गेटरमैन्स रिएक्शन में कॉपर सॉल्ट के साथ, स्पेसिफिकली कॉपर सॉल्ट के साथ HX लिया गया, हाइड्रोजन हैलाइड लिया गया है, जिसमें से हैलाइड पार्ट नाइट्रोजन की जगह यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है और साथ में क्या रिमूव हुआ है, नाइट्रोजन गैस। सो अगर आपको इस तरीके का हैलाइड बनाना है तो आप इस प्रोसेस को भी, एराइल हैलाइड बनाना है तो इस प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद अगर डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम Ki, पोटेशियम आयोडाइड, अंडर हीट कंडीशंस करवाते हैं तो हमें स्पेसिफिकली आयोडोबेंजीन भी मिल सकता है। क्योंकि जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्लोरीन ब्रोमीन की, आयोडीन की हमने करी नहीं, तो अगर आयोडीन वाला स्पेसिफिकली चाहिए तो हम Ki के साथ उसकी ट्रीटमेंट करा सकते हैं अंडर हीट प्रोसेस, जिसमें हमारे पास ये N2 पार्ट रिमूव होके उसकी जगह क्या आ जाता है, आयोडीन, हाइड्रोबेंजीन, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास है कपलिंग रिएक्शंस। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कपलिंग रिएक्शंस की, यहाँ फिर रिपीट कर रहे हैं कि डायजोनियम सॉल्ट हमारे पास कौन सी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, कपलिंग रिएक्शंस में। और कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, ये डायजोनियम सॉल्ट या तो फिनोल के साथ आप रिएक्ट करा लो, या फिर आपके पास जैसे यहाँ पे टर्शियरी अमीन ली है, अमीन के साथ, एरोमेटिक अमीन के साथ रिएक्ट करा लो। तो ये N2 के साथ, ये N2 के साथ हमारे पास यहाँ पे N2 रिमूव नहीं हो रहा है, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन में कपल हुआ है। तो इस N2 के साथ या तो आपके पास ये एरोमेटिक अमीन वाला पार्ट जुड़ जाएगा, यहाँ पे देख लेना बेंजीन के आगे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के आगे ये दो मिथाइल ग्रुप के साथ में रहेंगे, ठीक है। सो ये कपल्ड प्रोडक्ट आपके पास बन गया, जैसे हमने पहले भी बताया
या फिर इसकी जगह अगर फिनोल यूज करते हो तो इस डाइजोनियम सॉल्ट में नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे ये फिनोल वाला पार्ट जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि कपलिंग रिएक्शंस में भी डाइजोनियम सॉल्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये रिएक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दैट डिपेंड्स कि आप सामने कौन सा एरोमेटिक सिस्टम ले लो, जो एरोमेटिक सिस्टम लोगे उसी की पैरा पोजीशन इसके नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे एजो कंपाउंड बना, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एक और हमारे पास रिएक्शन है, जो रिएक्शन हम यहाँ पे HBF4 के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस HBF4 में अगर हम रिएक्ट करवाते हैं, देखो ये रिएक्शन आई क्यों, क्योंकि देखो हमने क्लोरो की बात करी, ब्रोमो की बात करी, आयोडो की भी बात करी, लेकिन हमने फ्लोरो की स्पेसिफिकली बात नहीं करी। तो अगर हम HBF4 के साथ इसे ट्रीट करवाते हैं तो पहले तो हमें यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट की तरह ही यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे क्लोरीन होता था, यहाँ क्या है BF4 नेगेटिव, ठीक है। तो इट मींस यहाँ पे Cl नेगेटिव को हटा के अब BF4 नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो आ जाएगा इस काउंटर आयन। अब उससे अगर हम फर्दर देते हैं NaNO2 इन एक्वस कंडीशन ओपर एंड हीट, अगर ये कंडीशन देते हैं तो ये ग्रुप यहाँ से लीव करके NO2 आ जाएगा, तो हम नाइट्रो कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम इसे हीट की कंडीशन देते हैं तो नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाता है और इसकी जगह फ्लोरीन आ जाता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक रिएक्शन है, ध्यान में रखना कि अगर आपको क्लोरोब्रोमो चाहिए तो आप ज्यादातर सैंडवेयर या साइनो चाहिए तो सैंडवेयर रिएक्शन प्रेफर कर सकते हो, अगर आइडो चाहिए तो KI वाली रिएक्शन प्रेफर कर सकते हो, या स्पेसिफिकली फ्लोरो वाला चाहिए तो ये जो HBF4 के साथ रिएक्शन है ये करा के फर्दर हीट हमें प्रोवाइड करनी होती है, और उस हीट के प्रेजेंस में ये N2 पार्ट रिमूव होके फ्लोरीन उसकी जगह आ जाता है, तो फ्लोरोबेंजीन हमें मिल जाता है, ठीक है। या नाइट्रो कंपाउंड बनाना होगा तो NaNO2 दे देना, तो हमारे पास नाइट्रोजन की जगह पे NO2 पार्ट आ जाएगा। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक इंटरमीडिएट क्या डाइजोनियम सॉल्ट, और वो डाइजोनियम सॉल्ट इतनी सारी सिंथेसिस और इतनी सारी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपके पास आ सकता है। दैट्स व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। वैसे तो हमने अमीन्स में, चाहे एलिफेटिक अमीन्स है या एरोमेटिक अमीन्स है, उसकी निम्न रिएक्शंस की बात तो सब जगह करी जो जो इम्पॉर्टेंट है, बट ये जो हमारे पास पार्ट है, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में फर्दर इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये पार्ट भी काफी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या है, डीएमिनेशन या रिडक्शन है, फिनोल की सिंथेसिस है, सैंडमेयर्स रिएक्शन है या गेटरमैन्स रिएक्शन है, या आपके पास KI के साथ रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शंस है, या फिर नाइट्रो कंपाउंड्स या फ्लोरोबेंजीन की सिंथेसिस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम्स व्हिच इज इम्पॉर्टेंट और हाईलाइटेड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है।